Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great. And today topic is something very important, that is the ECG. So the topic that is based on ECG and the question that I have put in this video is all the question is based on PYQ. So like 5, 6, 7, 8, 9 के जो भी ECG बेस्ड MCQ आए हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं सो डैट आपका ECG का जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरी है वो कंप्लीट हो जाए. एंड ECG इज समथिंग द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 1 MCQ कंफर्म, ECG, ABG, दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज which of the following is a correct placement of V1 ECG lead? Fourth intercostal space at the left sternum, B midway between placement of V2 and V4. So देखो मतलब कि ये जो क्वेश्चंस आया वो कहाँ से आया है? प्लेसमेंट ऑफ ECG लीड, ECG लीड है ना. सो आपने देखा होगा 12 लीड ECG प्लेसमेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो 12 लीड ECG का जो प्लेसमेंट होता है उसमें हमारे टोटल 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं. 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है ना. सो दैट इज द 12 लीड ECG. 10 इलेक्ट्रोड्स में 4 जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना वो हमारे लिम्ब लीड्स होते हैं, लिम्ब में लगाते हैं, ठीक है ना. एंड जो 6 इलेक्ट्रोड्स होता है दैट इज द चेस्ट लीड होता है, जो चेस्ट में लगाते हैं. एंड ये जो क्वेश्चंस आया है V1 दैट इज द चेस्ट लीड, मतलब कि जो V1 चेस्ट लीड है वो कहाँ पे लगाते हैं. एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई कैन से लीड प्लेसमेंट से. सो अगर मैं 12 लीड ECG की बात करूं सो हमारा लिम्ब लीड्स में हमारा कौन कौन से लीड होता है? लिम्ब लीड होता है और एक हमारा चेस्ट लीड होता है, ठीक है ना. चेस्ट लीड होता है. सो लिम्ब लीड में हमारे दो होते हैं, एक हमारा लिम्ब लीड 1, 2 एंड 3 होता है और एक हमारा AVR, AVL और AVF होता है, ठीक है ना. सो इसमें ये कहाँ लगाते हैं? ये हम राइट आर्म में लगाते हैं, लेफ्ट आर्म में लगाते हैं, राइट लेग में लगाते हैं एंड लेफ्ट लोअर लेग में लगाते हैं. सो टोटल 4 इलेक्ट्रोड्स हो गया है ना. सो टोटल 4 इलेक्ट्रोड्स, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग. सो ये हमारे लिम्ब लीड्स हो गया. कमिंग टू चेस्ट लीड, तो चेस्ट में हमारे टोटल 6 लीड्स होते हैं, V1 to V6. सो ये V1 से V6 हम कहाँ कहाँ लगाते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो हम लगाते हैं, सी दिस इज द हमारा आर्म लीड्स है, राइट आर्म, दिस इज द राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग. और जो ये कलर कोडेड आपको दिख रहा है ना वो भी ऐसे होता है, व्हाइट के नीचे ग्रीन और ब्लैक के नीचे रेड, है ना. रेड आग है तो रेड के ऊपर ब्लैक होगा और नीचे ग्रीन के ऊपर व्हाइट होगा. सो ऐसे आपको याद रखना है. द इम्पोर्टेंट इज चेस्ट लीड. जो चेस्ट लीड में जो हमारा V1 होता है ना, दैट V1, दिस V1 वो कहाँ लगाते हैं? वो हम लगाते हैं 4th इंटरकोस्टल स्पेस, राइट स्टर्नल एंगल. सो देखो V1 कहाँ लगा दिया हमने? V1 ऑन 4th इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड ऑफ द स्टर्नम. ये स्टर्नम है हमारा, है उसके राइट साइड V1. V2 कहाँ है? सेम 4th इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड. सो V1 V2 हो गया. कमिंग टू V4. सो V4 कहाँ लगाते हैं? V4 लगाते हैं 5th इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन में हमारा 5th इंटरकोस्टल स्पेस में हमारा V4 हो जाएगा. और V3 हो जाएगा हमारा V2 और V4 के बीच में V3 लगा देंगे, ठीक है ना. एंड V5 भी कहाँ लगाएंगे? 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, इन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में. और V6 कहाँ लगाएंगे? मिड एक्सिलरी लाइन में. तो बहुत सिंपल है, कैसे याद करना है आपको? 4 4 5, 4 4 5, मतलब कि V1 V2 हमारा 4th इंटरकोस्टल स्पेस में होगा, राइट और लेफ्ट. V4 हमारा 5th इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन. और V5 जो होगा हमारा वो मिड हमारा एंटीरियर एक्सिलरी लाइन होगा और 6th वाला हमारा मिड एक्सिलरी लाइन होगा. सारे 5 में 5th इंटरकोस्टल स्पेस में होगा. और V2 V4 के बीच में हम V3 लगा देंगे. तो 4 4 5, क्योंकि हम बेसिकली इंटरकोस्टल स्पेस भूल जाते हैं एग्जाम में, कोई 2 बोलता है कोई 3 बोलता है. तो ऐसे याद कर लो 4 4 5, तो याद रहेगा. अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. उन्होंने बोला कि V1 हम कहाँ पे लगाएंगे? 4th इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट स्टर्नम. गलत, ये हम V2 लगाते हैं. सो ये गलत हो गया. मिडवे बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ V2 एंड V4, ये हम V3 लगाते हैं. सो ये भी गलत हो गया. 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन, तो ये हम लगाते हैं V4, ये भी गलत हो गया. 4th इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द राइट स्टर्नम, दैट इज द राइट आंसर.
है ना। सो V1 कहाँ लगाते हैं, 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, राइट साइड ऑफ द स्टर्नम। तो आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा एमसीक्यू PYQ है, आई थिंक नॉट सेट 5, 6, 7 में आया था, ठीक है ना। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लिम लीड से हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका लिम लीड से, मतलब प्लेसमेंट ऑफ लीड से जिस तरीके का भी एमसीक्यू आएगा आप इजिली अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, ठीक है ना। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन टाइप। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि अ 60-year-old मेल प्रेजेंट विथ चेस्ट पेन विच ECG लीड्स changes indicate the presence of an inferior wall MI, that is very important। तो ये जो हम लीड्स लगा रहे हैं ना, दैट राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, V1, V2, V3, V4, तो ये ना अलग अलग लोकेशन का हार्ट का अलग अलग, जो हमारा हार्ट है ना उसका अलग अलग हार्ट का स्पेस का बताता है कि हाँ इस अगर लेट्स सपोज अगर V1 लीड्स होगा, जो हमारा 12 लीड ECG आता है उसमें V1 लीड्स में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारा कौन सा बताएगा कि सेप्टल जो हमारा हार्ट का जो सेप्टम वाला पार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम है ना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वहां से ये एमसीक्यू आया है कि एक पेशेंट है 60-year-old, उसको चेस्ट पेन हुआ है और ECG लीड्स कराया तो उसमें इंफीरियर वॉल MI है। तो इंफीरियर वॉल MI हमारा कौन से लीड से पता चलेगा, तो ये वाला भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। तो ये हम एक प्रॉपर में एक आपको एक क्या बोलते हैं एक चार्ट दे देती हूँ, वो चार्ट आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। सो अगर हम लेटरल MI हो सकता है, लेटरल वॉल MI हो सकता है, ठीक है ना। एंटीरियर वॉल MI हो सकता है, एंटीरियर वॉल MI हो सकता है, और क्या हो सकता है, सेप्टल वॉल MI हो सकता है, और इंफीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है ना। सो कौन सी लीड्स कौन सा पार्ट बताएगा, अगर लेटरल वॉल MI होगा तो लेटरल वाला हमारा लीड वन AVL और हमारा V5 एंड V6 है ना। सो लीड वन V5 V6 और AVL, ये हमारा कौन सा बताता है, लेटरल वॉल MI। इसमें कौन सी आर्टरी बेसिकली सप्लाई करती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के ब्रांच में अगर ब्लॉकेज होगा तो लेटरल वॉल MI होगी। एंड वो कहाँ पे हमें कौन सी ECG लीड्स में दिखेगी, वो हमारी लीड 1 AVL V5 एंड V6, ठीक है ना। इस तरीके का एमसीक्यू भी है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंटीरियर वॉल MI हमारा V3 और V4 जो लीड्स है उसमें हमें दिखेगा, ठीक है ना। और एंटीरियर वॉल MI एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट कौन सप्लाई करता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो अगर इसमें ब्लॉकेज होगा तो हमारा एंटीरियर वॉल MI होगा, V3 एंड V4 में हमें दिखेगा, ठीक है ना। सेप्टल MI इज V1 और V2, जो हमारा सेप्टम है ना, दिस पार्ट है ना, सेप्टम पार्ट। तो V1 और V2 जो लीड्स है उसमें आपको सेप्टल MI दिखेगा, ठीक है ना। एंड इंफीरियर वॉल MI जो है हमारा लीड 2, लीड 3 और हमारा AVF, ये जो लीड्स है ना वो इंफीरियर वॉल MI बताते हैं। एंड कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकती है, राइट कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है ना। पोस्टीरियर वॉल MI कौन बताएगा, V7 टू V9 है ना। सो बेसिकली जो हमारा V1 V2 V3 जो लीड्स है ना वो पोस्टीरियरली लगा देंगे तो वो V7 V9 बन जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पोस्टीरियर वॉल MI कौन से लीड में दिखेगा तो V7 V9, और ये बेसिकली हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी प्लस लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करता है। तो इसमें अगर ब्लॉकेज होगा तो पोस्टीरियर वॉल MI होगा। इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि इंफीरियर वॉल MI। सो इंफीरियर वॉल MI में कौन कौन सा था, लीड 2, लीड 3 और AVF। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आई बस समझ में, तो इस तरीके का एमसीक्यू आएगा। तो ये चार्ट आप अच्छे से याद कर लो, इसको आप अपनी छोटी कॉपी में लिख लो, बिकॉज ये हम भूल जाते हैं, डेली हम देखेंगे तो याद हो जाएगा। सो यू हैव 10 डेज में आप डेली थोड़ा 2 मिनट के लिए देखोगे तो इजिली याद हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दिस इज समथिंग की विद इन 10 to 20 सेकेंड में आप 1 मार्क्स गेन कर सकते हो एग्जाम में, है ना। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन टाइप। थर्ड क्वेश्चन आया था, ये सारा जो मैं बता रही हूँ ना सारा PYQ है, इट्स नॉट कि मैंने कहीं से MCQ लिया है, इट इज ऑल अबाउट द PYQ जो ऑलरेडी नॉलेज में पूछा गया है, ठीक है ना। सो थर्ड क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द हार्ट रेट इन द गिवन ECG ग्राफ। सो हार्ट रेट कैलकुलेशन भी आता है, हार्ट रेट कैलकुलेशन। अब हार्ट रेट कैलकुलेशन ना 2 तरीके का आएगा, एक तो आएगा रेगुलर रिदम का, एक आएगा हमारा रेगुलर रिदम का, और एक आएगा हमारा इर्रेगुलर रिदम का। तो इसमें जो आपको जो रिदम है वो क्या है, रेगुलर है। और इर्रेगुलर में मैं आपको दिखाऊंगी, दिस इज द इर्रेगुलर। देखो ये हमारा RR इंटरवल क्या है, इर्रेगुलर है।
आपको दिख रहा होगा ये आर इंटरवल जो है वो इरेगुलर है ना, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है ना, जो बॉक्सेस है इसके बीच में वो कहीं पे जो बॉक्सेस है वो ज्यादा है, कहीं पे कम है। बट यहाँ पे जो है वो रेगुलर इंटरवल उन्होंने बताया है, इसमें हार्ट रेट कैलकुलेट करने के बोला है। सो फॉर रेगुलर आर इंटरवल, फॉर रेगुलर 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 आर इंटरवल, आर इंटरवल का मतलब है कि दो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एक हमारा ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, एक हमारा ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस है ना। सो रेगुलर आर इंटरवल का अगर हार्ट रेट फाइंड करने के लिए बोले, सो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली लीड 2 अगर दे रखा हो, अगर बहुत सारा लीड दे रखा हो तो आपको लीड 2 चॉइस करना है, लीड 2 चॉइस करना है। उसमें आपको रेगुलर आर इंटरवल में आपको क्या काउंट करना है, यू हैव टू काउंट द लार्ज बॉक्स, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स, एंड जो भी नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स होगा उसको आपको 300 से डिवाइड करना है। सो 300 अपॉन में लार्ज बॉक्स ऑफ रेगुलर आर इंटरवल, है ना। कैसे है अभी हम दिखाते हैं। सो ये हमारा रेगुलर इंटरवल है, रेगुलर आर इंटरवल, रेगुलर रिदम है। सो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा एक क्या बोलते हैं, ये हमारा एक आर इंटरवल है, एक हमारा ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। सो ये जो हमारा आर इंटरवल हुआ, इसमें हम क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस, है ना। सो आपको ईसीजी में पता होगा कि एक लार्ज बॉक्स में टोटल कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं, 5 होते हैं, है ना। सो टोटल 5 स्मॉल बॉक्स होता है, टोटल 5 स्मॉल बॉक्स होता है एक लार्ज बॉक्स में। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको थोड़ा सा ऐसे ये आपको पॉइंट कर रखा होगा थोड़ा रेड में ज्यादा सा, है ना। सो ये हमारा एक लार्ज बॉक्स हो गया, दिस इज 1 लार्ज बॉक्स, देन दिस इज द सेकेंड लार्ज बॉक्स, दिस इज हमारा थर्ड लार्ज बॉक्स, एंड ये हमारा फोर्थ लार्ज बॉक्स। सो टोटल कितने बॉक्स हो गए बिटवीन आर इंटरवल, टोटल 4 आर बॉक्स है, 1 2 3 एंड 4। सो हम क्या करेंगे, 300 अपॉन में 4, तो कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, एंड ये तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 75 बीट पर मिनट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो हमारा रेगुलर इंटरवल का है, रेगुलर आर इंटरवल का है। बट अगर इरेगुलर दे रखा हो, जैसे कि ये वाला आपको एग्जाम में आ जाएगा एंड पूछेंगे कि आप हार्ट रेट कैलकुलेट करो। सो इन दैट आपको वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। फॉर इरेगुलर आर इंटरवल, आर इंटरवल आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 6 सेकेंड स्ट्रिप्स, 6 सेकेंड ईसीजी स्ट्रिप्स लेनी है। अब ये क्या बात है, 6 सेकेंड स्ट्रिप्स कहां से लाएंगे, तो 6 सेकेंड स्ट्रिप्स का मतलब होता है, 6 सेकेंड स्ट्रिप्स का मतलब होता है 30 लार्ज बॉक्स। 30 लार्ज बॉक्स मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जो एक लार्ज बॉक्स है वो 0.2 सेकंड का होता है ना, आपको पता होगा एक लार्ज बॉक्स हमारा 0.2 सेकंड्स का होता है। तो अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेकंड हो गया। तो 6 सेकंड स्टेप्स का मतलब है, सिंपली आप याद रखो 30 लार्ज बॉक्स, एंड इन 30 लार्ज बॉक्स में हमें क्या करना है, इस 30 लार्ज बॉक्स में हमें QRS कॉम्प्लेक्स काउंट करना है और उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो वो आपका हार्ट रेट हो जाएगा। जैसे कि हम करते हैं ये आपको, इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली, यू अप्रिसिएट दैट कि ये हमारा 1 हो गया, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं आपको काउंटिंग नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सो ये हमारा 30 लार्ज बॉक्स हो गया। अब इसमें हमें क्या काउंट करना है, QRS कॉम्प्लेक्स। तो कितने QRS कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 15 इंटू 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, 150 बीट पर मिनट इज द हार्ट रेट। सो आई होप अगर हार्ट रेट कैलकुलेशन आए फॉर रेगुलर आर इंटरवल और इरेगुलर आर इंटरवल, यू विल इजिली फाइंड, है ना, बहुत इजिली आप कर सकते हो, आई होप, ठीक है ना। सो हमने 3 टाइप ऑफ MCQ फाइंड कर लिया, लीड प्लेसमेंट से, और वॉल का लाइक कौन से लीड कौन सा वॉल को डोनेट करता है, एंड थर्ड हमने हार्ट कैलकुलेशन, ठीक है ना। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाइक ऑल MCQ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो इसमें उन्होंने क्या बोला है, इसमें उन्होंने बोला है
कि a 35-year-old patient is being monitored in the ICU following trauma. Okay, the cardiac monitor shows a regular narrow complex, very very important, regular narrow complex tachycardia with heart rate of 185 beat per minute. ठीक है ना, सो हार्ट रेट 185 है, रेगुलर नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, सैचुरेशन नॉर्मल है, स्टेबल ब्लड प्रेशर है, मतलब पेशेंट स्टेबल है, P wave are not clearly visible and the rhythm appears sudden in onset. Based on the ECG waveform and vital display, what is the most likely rhythm? Sinus tachycardia, ventricular tachycardia. तो देखो, सबसे पहले मैं आपको each and every rhythm के बारे में बताऊंगी क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है. सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड साइनस टैकीकार्डिया एंड साइनस ब्रेडिकार्डिया. तो सबसे पहले आप साइनस टैकीकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया समझ लो. तो देखो, साइनस टैकीकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया में क्या डिफरेंस है. साइनस टैकीकार्डिया मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सब कुछ रेगुलर होगा, एवरीथिंग इज नॉर्मल, पी वेव होगा, पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा, देन टी वेव आएगा, रिदम रेगुलर होगा, मतलब कि आर आर इंटरवल क्या होगा, रेगुलर होगा, पी पी इंटरवल रेगुलर होगा. द ओनली थिंग इज दैट कि जो हार्ट रेट है ना, जो रेट है ना, वो क्या होगा, मोर देन 100 होगा. सो 100 टू 160 170 180 के बीच में होगा. सो दैट इज नोन एज साइनस टैकीकार्डिया. एंड सेम लाइक साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होगा, एवरीथिंग इज नॉर्मल, पी वेव followed by QRS complex followed by T wave and the PP interval is normal, RR interval is normal, everything is normal. The only difference is that कि जो रेट होगा, रेट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट, तो उसको हम बोलेंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया. तो साइनस ब्रेडिकार्डिया और साइनस टैकीकार्डिया आपको समझ में आ गया, राइट. सो कमिंग टू द सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है, दिस इज द ईसीजी ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. सो एज द नेम सजेस्ट, सुप्रावेंट्रिकुलर मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो ओरिजिन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, दैट इज सुप्रावेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल से अबव, मतलब या तो एट्रियम से हो सकती है क्योंकि एट्रियम होता है, देन नीचे वेंट्रिकल्स होती है, या तो एट्रियम से हो रहा है या फिर एवी नोड से हो रहा है. सो एट्रियम या फिर एवी नोड से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहा है, सो दैट इज नोन एज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. सो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो रेट होगा ना, रेट जो होगा वो मोर देन 150 होगा. सो लाइक 150 टू 250 पर मिनट हमारा जो रेट होगा. बट वेरी इंपॉर्टेंट, जो आर इंटरवल होगा ना वो रेगुलर होगा. सो रिदम इज रेगुलर, रेट पता चल गया आपको, रिदम पता चल गया. सो रेट होगा मोर देन 150, सो 150 250 के बीच में रेट होगा, रिदम रेगुलर होगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्टिंग्विश इज दैट नैरो QRS कॉम्प्लेक्स, नैरो QRS कॉम्प्लेक्स होगा. नैरो QRS कॉम्प्लेक्स बोले तो लेस देन 80 मिली सेकेंड. मैं आगे आपको बताऊंगी, एक और MCQ ऑलरेडी आ रखा है जिसमें ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा. सो नैरो QRS कॉम्प्लेक्स आएगा और पी वेव एब्सेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पी वेव होगा बट वो QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर ही छुप जाएगा, तो आपको पी वेव आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर क्लियरली, कहाँ गया मेरा पेन जिससे मैं दिखा सकूं आपको, हाँ देखो पी वेव दिख रहा है आपको, ये हमारा QRS है, ये हमारा टी वेव है, पी वेव है ही नहीं, पी वेव जो है वो टी वेव QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर ही छुप गया है. सो पी वेव क्या होगा, एब्सेंट होगा, पी वेव क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है ना. एंड पी वेव एब्सेंट होगा, इसका जो ओरिजिन होता है ना वो सडन होगा, सडन ओरिजिन हो जाएगा और सडन टर्मिनेट भी हो जाएगा. तो सडन आएगा, सडन टर्मिनेट हो जाएगा. सो दैट इज नोन एज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है ना. सो इसका मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट से भी MCQ आ सकता है. सो अगर पेशेंट स्टेबल है, अगर पेशेंट स्टेबल है तो आप क्या करेंगे, वेगल मैनूवर करेंगे, वेगल मैनूवर करेंगे. वेगल मैनूवर में या तो आप कैरोटिड मसाज कर सकते हैं या फिर वल्सल्वा मैनूवर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, रेट कंट्रोल हो जाएगा अगर पेशेंट स्टेबल है. अगर वेगल मैनूवर करने के बाद भी अगर रेट नॉर्मल में नहीं आया तो हम क्या देते हैं, एडिनोसिन. एडिनोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. तो हम 6 mg एडिनोसिन देते हैं. कैसे देते हैं, डबल सिरिंज टेक्निक से देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हमने 6 mg एडिनोसिन दिया, देन फॉलोड बाय तुरंत हम क्या देते हैं, 20 ml नॉर्मल सलाइन देते हैं, देन जो लिम्ब है उसको एलिवेट करते हैं, क्योंकि एडिनोसिन का जो टी हाफ है ना वो लेस देन 10 सेकेंड होता है, इसलिए, ठीक है ना. सो ये हमारा पेशेंट स्टेबल होगा. तो अगर पेशेंट हमारा अनस्टेबल होगा, अगर पेशेंट अनस्टेबल होगा तो क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड
सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन करेंगे। सो आई हैव टेल यू एवरीथिंग रिगार्डिंग सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। कमिंग टू, इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, आप खुद ही बताओगे इसका आंसर। कमिंग टू वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल से ना इम्पल्स क्रिएट हो रहा है, एंड वेंट्रिकल से इम्पल्स जो क्रिएट हो रहा है वो इसकी वजह से जो वेंट्रिकल से बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इतना फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना कि जो ब्लड है वो प्रॉपरली तरीके से पंप आउट हो नहीं पा रहा है। अब बहुत फास्ट ऐसे पंप आउट करेगा तो ब्लड प्रॉपरली कार्डियक आउटपुट जो है प्रॉपर नहीं होगा, है ना। सो कार्डियक आउटपुट ही नहीं होगा तो जो हमें चाहिए ब्लड पूरे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को प्रॉपरली मिल नहीं पाएगा, है ना। सो इसमें कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेट होगा वो 100 to 250 बीट पर मिनट होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, रिदम यहाँ पे भी क्या होगा, रेगुलर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबली रेगुलर ही होगा। यूजुअली रेगुलर होता है, समटाइम्स इरेगुलर होता है, इन पॉलीमॉर्फिक में इरेगुलर होता है, बट नॉर्मली रेगुलर होता है, ठीक है ना। सो रेट 100 to 250 होगा, रिदम रेगुलर होगा। पी वेव यहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, बट QRS कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या था, नैरो QRS कॉम्प्लेक्स था, बट इन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होगा, बिजार और वाइड होगा, लाइक मोर देन 0.12 सेकेंड का होगा, ठीक है ना। सो ये हमारा वो है, दैट इज फॉर, ये हमारा मोनोमॉर्फिक है, मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या होगा, जो QRS कॉम्प्लेक्स है ना वो सेम साइज का नहीं होगा, अलग अलग साइज का होगा। इसमें आपको टॉर्सिडीज डी पॉइंट्स देखने को मिलेगा, अलग अलग आपको शेप का मिलेगा। सो ये हमारा पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, ठीक है ना। एंड इसमें बेसिकली जो रिदम है वो इरेगुलर देखने को मिलेगा। सो ये हमारा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का अगर हम मैनेजमेंट बोले, क्योंकि ये मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, सो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। यहाँ पे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में पल्स प्रेजेंट हो सकता है, पल्स प्रेजेंट में अगर पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट स्टेबल का मतलब है कि पेशेंट का सैचुरेशन नॉर्मल है, पेशेंट का बीपी नॉर्मल है, तो हम क्या रख देंगे, हम देंगे अमायोडरोन देंगे, ठीक है ना। बट अगर पल्स प्रेजेंट है बट पेशेंट अनस्टेबल है, पेशेंट अनस्टेबल बोले तो बीपी पेशेंट का कम है, पेशेंट का सैचुरेशन प्रॉपरली नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन करेंगे, ठीक है ना। दैट इज फॉर पल्स प्रेजेंट। अगर पल्स अब्सेंट होगा तो याद करो क्या करते थे हम, इन आर ACLS में हम क्या करते थे, पल्स अब्सेंट था, दैट इज नोन एज पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो हम क्या करते हैं, CPR करते हैं प्लस डिफिब्रिलेशन करते हैं, एंड डिफिब्रिलेट करने के बाद CPR के बाद भी अगर नहीं होता है तो थर्ड शॉक, मतलब डिफेब इज द शॉक, तो थर्ड शॉक के साथ हम क्या देते थे, हम अमायोडरोन देते थे। अमायोडरोन अवेलेबल नहीं है तो हम लिडोकिन भी दे सकते हैं। सो दैट इज द मैनेजमेंट फॉर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड हमारा कंडीशन है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या है कि एक इंपल्स है जो री एंट्री हो रहा है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बहुत फास्ट रेट पे। बट इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या हो रहा है, देयर इज मल्टीपल डिसऑर्गेनाइज्ड री एंट्रेट सर्किट है इन वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, वेंट्रिकुलर जो है ना ऐसे क्यूबर कर रही है, ऐसे कांप रही है, क्यूबर कर रही है, तो प्रॉपरली कार्डियक आउटपुट नहीं है, क्योंकि वेंट्रिकल जब क्यूबर करेगी तो कार्डियक आउटपुट जो ब्लड है वो पंप आउट नहीं हो पाएगा। सो नो कार्डियक आउटपुट मतलब कि क्या है, सर्कुलेशन स्टॉप हो गया है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। सो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज मोर डेंजरस, राइट। अब ECG कैसे पता करेंगे, तो ECG में क्या होगा, हार्ट रेट अगेन क्या होगा, मोर देन 200 होगा। सो 200 to 250 हमारा हार्ट रेट होगा। फिब्रिलेटरी वेव्स होगा, ट्विचिंग, वेंट्रिकल्स ट्विच कर रही है। रिदम जो होगा वो इरेगुलर होगा, है ना, मोस्टली जो रिदम होगा वो इरेगुलर होगा। दिस इज द इरेगुलर रिदम, है ना। इसमें ना ही आप P वेव फाइंड कर पाओगे, ना ही PR इंटरवल, ना ही QRS कॉम्प्लेक्स, क्योंकि QRS कॉम्प्लेक्स भी बहुत वेरिंग साइज का होगा। सो दैट इज द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन,
ठीक है ना। इसका मैनेजमेंट क्या होता है, आप याद करो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मैनेजमेंट क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मैनेजमेंट होता है हमारा ऑफ कोर्स CPR, एंड उसके साथ हम शॉक देते हैं, दैट इज नोन एज डिफिब्रिलेट करेंगे एंड ऑन थर्ड शॉक के साथ क्या देंगे, सेम इंजेक्शन अमायोडरोन और लिडोकिन। सो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब हम आते हैं MCQ पे, और आप खुद बताओगे मुझे कि बेस्ड ऑन द ECG वेव फॉर्म एंड वाइटल्स डिस्प्ले क्या क्या था। ये था कि नैरो QRS कॉम्प्लेक्स है, हार्ट रेट 185 है, नॉर्मल सैचुरेशन है, स्टेबल ब्लड प्रेशर है, पी वेव नहीं है, एंड रिदम क्या है, सडन इन ऑनसेट है। ठीक है ना, सडन इन ऑनसेट है, तो ये क्या है, साइनस टेकिकार्डिया नहीं है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी नहीं है, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी नहीं है क्या, इट इज सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। बताओ आपको समझ में आया ना ये वाला MCQ, इजिली आया होगा। ठीक है ना, तो इसमें हमने कितने सारे MCQ कर लिए, इससे हमारे 5, 6, 7, 8, 10 टाइप के MCQ बन सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया आपको पता चल गया, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया पता चल गया, साइनस टेकिकार्डिया पता चल गया, साइनस ब्रेडिकार्डिया पता चल गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पता चल गया, इसके मैनेजमेंट पता चल गया, है ना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, coming to the next PYQ, that is which of the following is the first line treatment of ventricular fibrillation। देखो आगे ना ये आया ये PYQ आ रखा है ना। so first line treatment of ventricular fibrillation, assess vital sign and act accordingly, start oxygen, perform CPR and initiate defibrillation, initiate cardioversion। बिल्कुल गलत, cardioversion नहीं करेंगे। vital sign क्या चेक करना, पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, सो द फर्स्ट लाइन उन्होंने पूछा है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट पूछा है, तो हमारा क्या होगा, हम CPR करेंगे और डिफिब्रिलेट इनिशिएट करेंगे। तो आंसर क्या होगा, C इज द करेक्ट आंसर। आई बस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन फ्लैट लाइन ECG प्रोटोकॉल एक्सेप्ट A कंटिन्यू CPR, B चेक लीड्स, C इंक्रीज गेन और एम्पलीट्यूड, D चेंज लीड। तो देखो इसमें क्या है ना कि कभी भी लेट सपोज यू आर पोस्टेड इन योर वार्ड, लेट सपोज आपका सिलेक्शन हो गया, ऑफ कोर्स हो जाएगा, इतनी मेहनत आप कर रहे तो होना ही चाहिए, है ना। सो बी पॉजिटिव इन दैट। सो आपका सिलेक्शन हो गया एंड यू ज्वाइन वट एवर यू वॉन्ट, लाइक एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, वट एवर एम्स यू वॉन्ट, लेट सपोज आपका ज्वाइनिंग हो गया एंड लेट सपोज आपको कोई वार्ड मिला है, उसमें आप पोस्टेड हो एंड सडनली आपने क्या देखा कि आपका पेशेंट का जो मॉनिटर है उसमें फ्लैट लाइन आ रहा है। सो फ्लैट लाइन आएगा तो आप क्या करोगे, आते ही CPR स्टार्ट कर दोगे, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लीड प्लेसमेंट देखोगे कि पेशेंट का इलेक्ट्रोड्स प्रॉपरली अटैच्ड है कि नहीं है। ठीक है ना, जो लीड्स है मॉनिटर से वो लगा है कि नहीं है, पता चले वहीं से वो डिस्कनेक्ट हो रखा है। ठीक है ना, सो हमें ये सारी चीजें देखनी है। तो हमें जो हमारा फ्लैट लाइन ECG प्रोटोकॉल में क्या आता है, सबसे पहले हम चेक लीड, तो हम लीड चेक करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोड्स चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोड्स प्रॉपरली अटैच्ड है कि नहीं है, प्लस जो इलेक्ट्रोड्स का जो कनेक्शन है मॉनिटर से वो कनेक्टेड है कि नहीं है। इंक्रीज गेन एंड एम्पलीट्यूड, सो समटाइम्स क्या करते हैं गेन भी, क्योंकि क्या होता है ना कि जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है ना, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, सो वो फ्लैट लाइन की तरह दिखेगा। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, गेन को इंक्रीज करते हैं, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं, तो प्रॉपरली विजिबल होता है। एंड चेंज लीड, चेंज लीड मतलब कि हो सकता है कि V3 में आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहा हो तो आप V2 में चेंज कर दोगे, V4 में चेंज कर दोगे, तो चेंज लीड भी इसके अंदर आता है। बट ये सारा जो प्रोसेस है ना, इट इज लाइक पढ़ने में लग रहा है कि इतना टाइम वेस्ट करेंगे, इट शुड बी डन विद इन लेस देन 10 सेकंड में। सो लेस देन 10 सेकंड में आपको फटाफट ये सारा चेक लीड्स, इंक्रीज गेन और एम्पलीट्यूड, चेंज लीड करना है। एंड अगर स्टिल फ्लैट लाइन ECG आएगा तो क्या करोगे, ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टार्ट CPR स्टार्ट करना है, एपिनेफ्रिन देना है, चेक 5H एंड 5T मतलब कि कॉज ऑफ अरेस्ट, वो हमें सब चेक करना है। सो ये हमारा आ जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन द फ्लैट लाइन ECG प्रोटोकॉल, चेक लीड्स यस, इंक्रीज गेन और एम्पलीट्यूड यस, चेंज लीड यस, कंटिन्यूअस CPR। सो ये हमारा नहीं आएगा। फ्लैट लाइन ECG प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम ये सारी चीजें चेक करेंगे, उसके बाद हमारा CPR स्टार्ट होगा। ठीक है ना, सो A इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, ओके उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि वी शुड नो कि P वेव का कितना नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए, QRS कॉम्प्लेक्स का कितना होना चाहिए, T वेव का कितना होना चाहिए, और हमारा
आर वेव होते हैं क्या, नहीं ना। सो पी क्यू आर एस टी वेव, समटाइम्स यू वेव इज ऑल्सो विजिबल, ठीक है ना। सो अगर मैं ईसीजी लीड्स लगाना भूल गई मैं, हाँ ये हमारा ईसीजी, तो अगर मैं ईसीजी में बात करूं पी वेव, पी वेव, पी वेव क्या बताता है, सबको पता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। एंड इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, पी वेव का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 120 मिली सेकेंड। 120 मिली सेकेंड का बात बोले तो जो हमारा एक लार्ज बॉक्स होता है ना, सी यहाँ पे है ना, इसलिए हमारे पास ये हमारा जो लार्ज बॉक्स है, आपको दिख रहा है ये लार्ज बॉक्स है, एंड इस लार्ज बॉक्स के अंदर छोटे छोटे 5 स्मॉल बॉक्स है। तो जो हमारा एक स्मॉल बॉक्स होता है ना, वन स्मॉल बॉक्स इज फॉर 40 मिली सेकेंड का होता है ना, वन स्मॉल बॉक्स इज फॉर 40 मिली सेकेंड। तो पी वेव क्या बताता है, ये बताता है एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड इट शुड बी लेस देन 120 मिली सेकेंड, मतलब बात करें तो ये हमारा लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स में हो जाना चाहिए पी वेव, ठीक है ना। पी वेव, पी वेव के बाद आता है हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, ये बताता है हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एंड ये कितना होना चाहिए, 80 to 100 मिली सेकेंड होना चाहिए। 80 to 100 मिली सेकेंड बोले तो 2 to 2.5 बॉक्स के बीच में, 2 to 2.5 स्मॉल बॉक्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा पी क्यू आर एस, हमारा क्या बोलते हैं, आर पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल। सो पी आर इंटरवल कितना होता है, पी आर इंटरवल होता है हमारा दिस पी वेव से लेके हमारा दिस वेव, है ना। सो ये हमारा होता है पी आर इंटरवल। सो पी आर इंटरवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री जो हार्ट ब्लॉक होता है उसमें पी आर इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो पी आर इंटरवल हमारा टोटल होना चाहिए 120 से 200 मिली सेकेंड, बोले तो 3 to 5 स्मॉल बॉक्स होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये आपको याद रखना है। तो हमारा पी वेव हो गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, पी आर इंटरवल हो गया, और हमारा टी वेव हो गया। टी वेव क्या बताता है, टी वेव बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। एंड टी वेव कितना होना चाहिए, 80 मिली सेकेंड से 120 मिली सेकेंड होना चाहिए, मतलब कि 2 to 3 स्मॉल बॉक्स होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ पी क्यू आर एस, पी आर इंटरवल एंड टी वेव है, ठीक है ना। अगर हम क्यू, एक हमारा क्यू टी इंटरवल भी होता है ना, सो इसमें पूरा पूरा होगा क्यू, पूरा क्यू आर एस पूरा टी वेव तक होगा ना। सो क्यू टी इंटरवल में हमारा क्या होता है, क्यू टी इंटरवल बोले तो क्यू टी इंटरवल में हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन दोनों इंक्लूडेड होता है। सो क्यूटी इंटरवल जो हमारा है वो 360 to 440 मिली सेकेंड, सारा मैं मिली सेकेंड में बता रही हूँ। ये हमारा टोटल 9 to 11 बॉक्स के बीच में होना चाहिए। तो ये आप एक अपनी छोटी कॉपी में लिख लो, उसको डेली याद करना है, ठीक है ना। सो इन्होंने बोला है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितना होना चाहिए, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारा होना चाहिए 80 to 100 मिली सेकेंड के बीच में। तो ए है 0.16 सेकेंड, बिल्कुल गलत। 4 स्मॉल स्क्वायर गलत। 0.08 सेकेंड, 2 स्मॉल स्क्वायर ये हमारा सही है। सी है 0.04, ये भी गलत है, ये कम है, एंड ये भी ज्यादा है। तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने जो आपको बताया था वो मैंने मिली सेकेंड में बताया था, 80 to 100 मिली सेकेंड, एंड यहाँ पे सेकेंड में है तो 0.08 सेकेंड, मतलब कि 2 स्मॉल स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। देखा, तो इस तरीके का एमसीक्यू आया था। अगर आपको ये टेबल याद होगा तो आप विद इन सेकेंड में ये वाला एमसीक्यू करके आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय ईसीजी रिदम को दिखा के पूछा आपसे। इसमें क्या उन्होंने बोला है कि आपको ईसीजी मतलब वेव्स दिखा रखा है एंड पूछा है कि क्या है, साइनस टैकीकार्डिया है, एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। तो हमें पता होना चाहिए कि साइनस टैकीकार्डिया क्या होता है, एट्रियल फ्लटर क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कैसा होता है, क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं होगा तो हम एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया तो आपने अभी पढ़ लिया, पढ़ा ना, मैंने भी बताया। उसमें जो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, रेगुलर होता है, रेट जो है वो मोर देन 150 to 250 के बीच में होता है। सो इस ईसीजी वेव को देख के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया तो नहीं है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया आपको। तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, मतलब एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे।
3 ऑप्शंस में हम कैसे अप करेंगे, मतलब कि हमें एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर और साइनस टैकीकार्डिया के बारे में पता होना चाहिए। साइनस टैकीकार्डिया में हमें पता है कि दैट इज की ओनली रेट इंक्रीज होता है, पी वेव होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, टी वेव होता है ना। सो इसमें पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है, देन पी वेव है ना, ठीक है। और अगर हम रेट पता करें तो रेट कितना है इसमें, देखो एक एंड 2, 1 एंड 2, 2 लार्ज बॉक्स है तो 300 अपॉन में 2 कितना हो गया 150। तो यानी रेट तो ज्यादा है, तो रेट तो एट्रियल फ्लटर में भी ज्यादा होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में भी ज्यादा होता है। तो अभी भी हम फाइंड आउट एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं, तो हम क्योंकि हमें एट्रियल फ्लटर नहीं पता, एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं पता, तो हम पढ़ लेते हैं। एट्रियल फ्लटर में क्या होता है ना कि री एंट्रेंट सर्किट विद इन द एट्रिया लीडिंग टू वेरी रैपिड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या हो रहा था कि वेंट्रिकल्स में क्या था, री एंट्रियल सर्किट था और इसकी वजह से इंपल्स क्रिएट हो रहा था, तो वेंट्रिकुलर क्या कर रहा था, बहुत फास्ट रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। इसी तरीके से एट्रियल फ्लटर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी री एंट्रेंट सर्किट है, जिसकी वजह से ना एट्रियल फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एट्रिया फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बट वेंट्रिकल जो है ना वो अपने पेस से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो एट्रिया यहाँ पे 2 से 3 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बट वेंट्रिकल जो है वो अपने एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कार्डियक आउटपुट होगा, ठीक है ना। सो दैट इज की यहाँ पे क्या होगा, जो रेट होगा वो 250 टू 300 होगा, जो एट्रियल जो रेट है वो ज्यादा होगी देन वेंट्रिकुलर रेट से। तो एट्रियल रेट जो है वो 250 टू 300 के बीच में होगा, और जो वेंट्रिकल रेट है वो 125 से 150 के बीच में होगा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आर इंटरवल होगा वो क्या होगा, रेगुलर होगा। आर इंटरवल क्या होगा, रेगुलर होगा, एंड नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू डिफरेंशिएट दैट इज द सॉ टूथ अपीयरेंस होगा, क्योंकि पी वेव प्रॉपरली नहीं होगा। सो यहाँ पे लाइक पी वेव बार बार आ रहा है ना, क्योंकि एट्रियल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सो यहाँ पे आपको सॉ टूथ अपीयरेंस होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सॉ टूथ अपीयरेंस होगा इन एट्रियल फ्लटर। सो एट्रियल फ्लटर में आपको क्या होगा, सॉ टूथ अपीयरेंस होगा, ठीक है ना। सो ये हमारा एट्रियल फ्लटर हो गया। एट्रियल फ्लटर में भी अगर पेशेंट स्टेबल है तो हमें क्या करना है, रेट को कंट्रोल करना है, रेट को कंट्रोल करना है। तो इसमें हम बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, ठीक है ना। प्लस हम क्या देंगे, एंटी कोएगुलेंट भी ऐड करेंगे, क्योंकि एट्रियल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, सो ब्लड उसके अंदर स्टेसिस होगा तो पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, तो हम एंटी कोएगुलेंट भी ऐड करेंगे। अगर पेशेंट अनस्टेबल होगा तो हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा एट्रियल फ्लटर हो गया। एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें, सो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो एट्रिया है ना बहुत फास्ट रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, इनफैक्ट क्या कर रही है, क्यूबर कर रही है। जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में वेंट्रिकल्स ऐसे क्यूबर कर रही थी ना, ऐसे यहाँ पे भी एट्रियल जो है ऐसे क्यूबर कर रही है। सो एट्रिया आर बीटिंग एट वेरी फास्ट रेट, सो इरेगुलर रेट द एट्रिया आर क्यूबरिंग इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। जो एट्रियल है वो क्यूबर कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड स्टेसिस होगा, यहाँ पे ब्लड रहेगा तो क्लॉट्स बन सकते हैं, तो स्ट्रोक के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी हमें पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट देनी है। यहाँ पे भी जो रेट होगा वो कितना होगा, 300 टू 600 बीट के बीच में होगा, बीट पर मिनट होगा, मतलब रेट बहुत ज्यादा होगा। पी वेव इसमें नहीं पता चलेगा आपको, पी वेव इज नॉट देयर, पी आर इंटरवल भी नहीं होगा, एंड जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा वो भी क्या होगा, नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा एट्रियल फ्लटर में जो आर आर इंटरवल है वो क्या है, रेगुलर है, बट एट्रियल फिब्रिलेशन में जो आर आर इंटरवल है ना वो इरेगुलर होगा, वो क्या होगा, इरेगुलर होगा। तो ये ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। प्लस यहाँ पे पी वेव और पी आर इंटरवल आपको पता नहीं चलेगा, है ना। सो पी वेव टी वेव आपको पता नहीं चलेगा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज इरेगुलर पल्स, है ना। यहाँ पे जो रेट होगा वो 300 टू 600 के बीच में होगा। अब आप एमसीक्यू देखो, यहाँ पे ओनली क्या है, जो हार्ट रेट है वो 150 है, जो रेट है वो 150 है, अदरवाइज पी वेव भी है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी है, टी वेव भी है, एवरीथिंग इज देयर। तो एट्रियल फ्लटर भी नहीं है क्योंकि सॉ टूथ अपीयरेंस तो नहीं है, एट्रियल फिब्रिलेशन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको पी वेव पता चल रहा है ना, ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है। सो पी वेव है, टी वेव है, एवरीथिंग इज देयर, है ना। सो एट्रियल फिब्रिलेशन भी नहीं है और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, साइनस टैकीकार्डिया, राइट। सो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, ये अब ये देख के आप इजिली बता सकते हो ये क्या है। So identify the following ECG graph in the following image and tell supraventricular tachycardia.
सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया। साइनस टेकिकार्डिया रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे पी वेव पता नहीं चल रहा है और टी वेव भी पता नहीं चल रहा है, पर साइनस टेकिकार्डिया में हमारा पी वेव होता है, टी वेव होता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साइनस टेकिकार्डिया तो आर इंटरवल क्या होगा, रेगुलर होगा, बट यहाँ पे आर इंटरवल रेगुलर नहीं है, सो बी ऑप्शन गलत हो गया। कमिंग टू वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी नहीं है क्योंकि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में मोनोमॉर्फिक में रेगुलर होता है ना, रेगुलर आर, और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होता है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, सो हमारा सी भी गलत हो गया। कमिंग टू एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है या फिर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो सकता है। तो याद करो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में भी क्या आता है, जो रेट है वो मोर देन 150 होगा, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे जो रिदम होता है ना वो रेगुलर होता है, बट यहाँ पे जो रिदम है ना वो रेगुलर नहीं है, सो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी नहीं है, ठीक है ना। एंड देन लास्ट क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में भी हमने पढ़ा कि जो इरेगुलर पल्स, इरेगुलर पल्स, तो यहाँ पे इरेगुलर है, ठीक है ना, रिदम रेगुलर नहीं है, प्लस आपको पी वेव टी वेव कुछ नहीं पता चल रहा है, सो दैट इज द आंसर ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। तो आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। सो इन एट्रियल फिब्रिलेशन की अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा अगर पेशेंट स्टेबल होता है तो हम क्या करते हैं, रेट को कंट्रोल करते हैं। रेट को कंट्रोल कैसे करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देके, प्लस हम एंटीकोगुलेंट देंगे। एंटीकोगुलेंट क्यों देंगे, क्योंकि एट्रियल जो है वो क्यूबर कर रहा है, तो जो वहां पे ब्लड स्टेसिस होगा तो क्लॉट हो सकता है, वो क्लॉट हमारा लंग्स में या फिर ब्रेन में जा सकता है, तो स्ट्रोक हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है ना, डीबीटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सो हम एंटीकोगुलेंट ऐड करेंगे। अगर पेशेंट अनस्टेबल होगा तो क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन करेंगे, तो दैट इज द मैनेजमेंट। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी चेंजेस इज सीन इन पेशेंट विथ हाइपोकैल्सीमिया। So this is something very important question. ECG changes in hypokalemia, hyperkalemia, hypocalcemia और hypercalcemia। ये जो 4 ECG चेंजेस है ना, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि 100, 200, 300% जो भी बोल लो आप, श्योर है कि 1 MCQ आएगा ही आएगा, उसमें पोटेशियम वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो ECG चेंजेस इन हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला MCQ मैं नहीं करवा रही हूँ, आई वॉन्ट फ्रॉम यू, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे, इट्स ओनली अबाउट 10 डेज बचे हैं, तो आपको ये आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। सो प्लीज मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ क्या होगा, एंड अगर नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज जाओ और पढ़ लो। ये वाला टॉपिक मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया है। ये चारों के चारों ECG चेंजेस पढ़ लो, अपनी छोटी कॉपी में ऐड कर लो, सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्जाम भी आप एक बार थोड़ा सा देख के जाना है आपको, ठीक है ना। बाकी हमारे पास क्या बचा, सो हमने जो ECG से रिलेटेड जो भी MCQ है मैंने कवर कर लिया। द ओनली थिंग इज लेफ्ट, दैट इज कि हमारा हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, और पेसमेकर। सो ये 4 स्मॉल टॉपिक बचा है जो कि मैं एक और क्लास लूंगी, उसमें ये चारों टॉपिक कवर कर दूंगी विद ECG लीड्स के साथ साथ हार्ट ब्लॉक, क्योंकि हार्ट ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी आपका अगर मेरा ये वाला वीडियो पूरा देख लेंगे आप, ये हार्ट ब्लॉक बता दूंगी, इससे ज्यादा और हमारा नॉर्सेट पे ECG से रिलेटेड MCQ नहीं आता है। सो मैंने ईच एंड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। आप प्रॉपरली अच्छे से देखो वीडियो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसकी जो PDF वैसे नीड तो नहीं है क्योंकि ये हमारा ज्यादा PDF इसमें है नहीं, बट स्टिल अगर आपको PDF की नीड होगी तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।